नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। महिला किसान मुर्गी पालन से कमा रही है सालाना लाखों की आमदनी। पपीते के बागों में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। बिहार में लघु और सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में कई किसान खेतीबाड़ी के साथ कृषि व्यवसायों को अपनाए हुए हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। ऐसी ही एक महिला किसान तनु प्रिया से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो कि बांका जिले के गांव सीजुआ में रहती हैं और खेतीबाड़ी के साथ डेयरी और मुर्गी पालन करके अच्छी आमदनी कमा रही है। तो चलिए जानते हैं इनके अनुभवों को। खेती से जुड़े अधिकतर किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेती से जुड़े दूसरे कार्यों को करते हैं। अगर उन कार्यों को बड़े स्तर पर किया जाए तो आमदनी में कई गुना इजाफा किया जा सकता है। ये महिला खेती के साथ बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग और मुर्गी पालन करती हैं, जिसे आज ये सफलता से चला रही हैं। डेयरी के साथ साथ हमने सोचा एक और रोजगार बढ़ाने का, तो हम जो है आपका 2 साल से पोल्ट्री शुरू किए हैं। पहले तो हम इसका प्रशिक्षण लिए हुए हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद ही हम इस काम को शुरू किए, और ये भी करने से फ़ायदा बहुत है और बहुत ही अच्छा काम है। ये भी, इसमें मेहनत भी बहुत कम है। ये मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रही हैं। फिलहाल 2000 ब्रॉयलर मुर्गियों का बैच निकाल रही हैं, जिसके लिए 3 शेड है, जिसमें 3 स्टेप में मुर्गियों का ट्रांसफर करती हैं। इनका कहना है कि ऐसा करने से शेड में गंदगी नहीं होती है, बीमारियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। और ये देख रेख के लिए भी हम इसके लिए एक आदमी रखे हुए हैं, जो कि एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से कर रहा है वो भी, लेकिन अपने सामने भी हम खड़े होके कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं। 900 स्क्वायर फीट का एक जगह है, जिसमें उसमें जो है ऊपर से सेट बनाए हुए हैं, चारों तरफ से नेट डाले हुए हैं, और उसमें पहले सबसे स्टार्टिंग वाला छोटा बच्चा चूजा उसी में हम गिराते हैं। उसमें जब डालते हैं 8 दिन वहाँ पे रहता है। उसी के बीच में अगर हुआ तो वैक्सीनेशन भी उसका हम करवा देते हैं। अगर किसी तरह का अगर परेशानी दिखता है, सर्दी होता है या इस तरह का कुछ देखते हैं, तो उसको हम वैक्सीन वगैरह दिलवा देते हैं, दवाई दिलवा देते हैं। अगर नहीं कुछ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ हम 8 दिन रखने के बाद फिर हम दूसरे जगह एक जगह लाते हैं कि उसका जगह जब चेंज होता है तो उसका जो जिस पे वो रहता है, वो गुंडी जो होता है वो गीला ना हो और गंदगी ना हो। इसके वजह से हम उस बच्चे को फिर दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें जो है ये जगह मेरा 1400 स्क्वायर फीट में है। इसमें हम 2000 बच्चा एक बार गिरा सकते हैं, और गर्मी के दिन में हम जो है कुछ कम गिराते हैं, जैसे 1700 या 1800 के आसपास हम इसको गिराते हैं। यहाँ 10 दिन रहने के बाद हम जो है फिर तीसरे जगह में गिराते हैं, वो भी 1200-1300 स्क्वायर फीट का जगह है। वहाँ भी गिराने के बाद वो 10 दिन 8 दिन रह के फिर वो 1.25 kg तक, मतलब 20 से 25 दिन के भीतर वो 1.25 kg हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से बिक जाता है। लेकिन प्रत्येक 15 दिन पे हम बच्चा गिराते हैं। जैसे 45 दिन होते होते मेरा 2 लॉट निकल जाता है। स्टार्टिंग में तो ये हमको लगता है 50 ग्राम के आसपास आता होगा, लेकिन जब ये बड़ा होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा चिकन जैसे 1.25 kg तक जो है 20 से 22 दिन में 1.25 kg का ये तैयार हो जाता है। उसी समय फिर वो सारा बिक जाता है। और इसमें जो है लगभग अगर हम 2000 गिराते हैं बच्चा, तो लगभग जो है हम 2 लाख रुपए खर्च करते हैं इसमें, लेकिन हमें 60 से 70 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है। और ये भी प्रॉफिट जो है कभी अप डाउन होते रहता है। जैसे कभी चूजा अगर महंगा मिला तो फिर हम लोगों के पास बचत कम होगी। अगर चूजा का सही रेट मिल गया तो फिर वो भी अच्छा रहेगा। और अगर मार्केट वैल्यू भी जब चिकन जाता है तो मार्केट वैल्यू भी इसका अप डाउन होता ही रहता है। तो ये जो है फिर उस पर डिपेंड करता है। और चिकन का यदि मार्केट में अगर डिमांड जैसे 130-120 रुपए तक जाता है, तो फिर आपका जो है, जैसे अगर आप 2 लाख रुपए लागत इसमें लगाते हैं चूजा लेने में, छिड़काव के लिए या खान पान के लिए, सब कुछ लेके, लेबर स्टाफ, हम बिजली बिल सारा इसके लिए हम व्यवस्था करके 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो मिनिमम जो है हमें 60 से 70 हज़ार रुपये महीने एकदम 100% आता है।
इनका कहना है कि 2000 मुर्गियों के एक लॉट पर 2 लाख रुपए खर्च होते हैं और 70,000 रुपए का आय होता है। इस लागत और लाभ को आइए समझते हैं। एक चूजे की खरीद पर 30 रुपए, एक मुर्गी के आहार पर 65 रुपए, दवा, टीका और अन्य खर्च लगभग 10 रुपए होते हैं, जो प्रति मुर्गी कुल 105 रुपए होते हैं। इस तरह से 2000 मुर्गियों पर लगभग 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक मुर्गी 20 से 22 दिन में 1.25 किलोग्राम की हो जाती है और इसी अवस्था पर बेच दी जाती है। एक मुर्गी 120 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 150 रुपए में बिकती है। 8 से 10% मृत्यु दर भी मानकर चले तो 1800 मुर्गियों से 2,70,000 रुपए एक लॉट से कुल आय ले रही है। लागत खर्च को हटा दिया जाए तो एक लॉट में 70,000 रुपए की शुद्ध आय हो जाती है और 20 से 22 दिन में एक लॉट निकालने के कारण साल में 8 से 9 लॉट तक निकाल देती है, जिससे साल में लगभग 5.5 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी हो जाती है। मुर्गियों में अगर कोई बीमारी नहीं आए तो इससे बहुत मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन बीमारियों से इन्हें बचाने के लिए सही आवास व्यवस्था, आवास की सफाई, संतुलित खान पान, सही उपचार और टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है और इन बातों का ये पूरा ख्याल रखती है। और इसको करने के लिए जो है सबसे मेन है कि आपका घर वगैरह जो है, इसके लिए जो भी जगह आप बनाए हुए हैं समय समय पे उसका छिड़काव कराते रहना चाहिए। और छोटे बच्चे जब आते हैं तो उसके लिए जो है पानी का प्रचुर मात्रा होना चाहिए। और दूसरा, वो पानी कभी भी जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए या वो ताज़ा पानी हमेशा, और ख़ास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि तीनों टाइम में, सुबह, दोपहर और रात, तीनों के समय उसे डब्बा को अच्छे से धो के उसके बाद ही उसमें पानी देना है, तभी उसका ग्रोथ अच्छा हो पाएगा। सबसे पहले जब चूजा आता है खरीद के तो उसी समय हम लोगों के पास पहले से मकई रहता है, जिसको हम मिल में पिसवा के दर्रा बनवा के स्टार्टिंग में हम 4-5 दिन तक वही मकई डलवाते हैं। मकई और पानी, एक डब्बा में इसका मकई आता है, एक डब्बा में पानी रहता है। फिर वो जितना चाहे घूम घूम के जितना खाए पिए, और बीच बीच में उसको जो है हम लोग हिलाते रहते डंडा से कि वो एक दूसरे में चिपके नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं। अगर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो फिर मरने का डर रहता है। 10 दिन के बाद इसका अपना एक ये आपका फीड तैयार होके मार्केट में मिलता है चिकन के नाम से, तो वो फिर खाया जाता है। 0 से 5 दिन तक का वो रहता है। तब जो है 100 बच्चे पे जैसे हम लोग रखते हैं कि 2 डब्बा जो है उसके खाने के लिए होता है, 2 डब्बा उसका पानी पीने के लिए होता है। प्रत्येक डब्बा में 2-2 केजी दाना जाता है मकई का। और जब ये बड़ा होता जाता है तो फिर 5-5 केजी प्रत्येक डब्बा में जाता है। जैसे अगर हम 2000 रखते हैं चूजा, तो 20 डब्बा हम उसके खाने का रखते हैं और 20 डब्बा में पानी डालते हैं, जिससे कि उसको कभी किसी भी तरह से खाना में कमी ना हो। और ये खाना हम 3 टाइम देते हैं, सुबह, दोपहर और रात। और रात में भी सोने जाते समय उसको ताज़ा पानी ही मिलता है। पानी को हमेशा ध्यान में रखना है और साफ़ सफाई का ध्यान में रखना है, तभी ग्रोथ अच्छा होगा। जब हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं बच्चा को, तो जब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस घर को, पहले वाले घर को ही हम उसका सारा गुंडी निकलवा के धूप में सुखवाते हैं, अगर वो चलने के लायक है तो। अगर वो ज़्यादा गंदगी हो जाता है तो हम उसे फिर खेत में डलवा देते हैं, क्योंकि ये खेत में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसके बाद फिर हम उस घर को ये आपका डेटोल वगैरह से धुलवा के साफ़ करवा के उसके बाद हम उसमें छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के बाद 5 दिन तक उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें जस्ट दूसरे ही दिन नहीं गिराते हैं। 5 दिन में वो सारा बैक्टीरिया वगैरह हट जाता है, क्योंकि इसमें जो है बीमारी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और कोई भी लोग अगर बाहर से आते हैं तो वहाँ का बाहर का जूता चप्पल पहन के उसके अंदर घुसना नहीं होता है। उसके लिए हम अलग एक चप्पल का व्यवस्था यहीं पे रखते हैं, जो कि जो भी इस आदमी जो भी काम करता है वो उसी चप्पल को पहन के इसके अंदर जाता है। बाकी बाहरी कोई आदमी इसमें प्रवेश नहीं करता है। इसी तरह से हम तीनों जगह को हमेशा 8-8 दिन पे इसमें छिड़काव करवाते रहते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह गया तो हम सारा गुंडी चेंज करवा के और घर वगैरह साफ सफाई करवा के छिड़काव करवाते हैं। मेन इसका जो है बढ़ने के लिए, ग्रोथ होने के लिए मुर्गा का सबसे मेन है कि ये साफ सफाई और इसके खान पान का ध्यान रखना होगा। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, इस समय मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। कभी तेज धूप हो जाती है तो कभी बारिश होने लगती है। ऐसे में वातावरण में नमी की अधिकता के चलते फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। अगर पपीते के बाग की बात करें तो इस समय इन बागों में कई हानिकारक कीट और रोग प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि पौधों की बढ़वार और फलन पर बुरा असर डालते हैं। इसीलिए समय रहते इनका नियंत्रण आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश चंद्र से। बहुत ही अच्छा फसल है, लेकिन समय समय पर यदि ध्यान ना दिया जाए और इसमें अनेक प्रकार की इस तरह से बीमारियां लग जाती हैं, नर्सरी अवस्था में ही इसमें पौध गलन रोग लग जाता है, जिसके वजह से नर्सरी प्रभावित होता है और ये धीरे धीरे रोग बड़े पौधे में प्रभावित करने लगता है। शुरुआत में यदि ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित है कि ये जो नर्सरी अवस्था पे रोग लगता है वह रोका जा सकता है। तो पौध गलन रोकने के लिए सबसे पहले जो बीज उपचार करके लगाएंगे तो निश्चित है कि नर्सरी शुद्ध होगा और पौधा शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तो निश्चित है कि इसमें अच्छे फसल आएंगे। और इसके अलावा जो प्रबंध करने का तरीका है, जब इसका हम नर्सरी उगाते हैं तो नर्सरी बेड बनाते समय ज़मीन से कम 5 से 6 सेंटीमीटर ऊंचाई पे रखें, ताकि इसमें पानी ना लगे और नालियों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ड्रेनेज अच्छी तरह से हो जाए। और यदि ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में लगाते हैं, बार बार बारिश हो रहा है, यदि वर्षा के समय हम लगाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो अच्छा होगा कि इसको हम जो लो टनल पॉली हाउस होता है या पीपी सीट होता है उससे ढक दें, ताकि पानी का सीधा प्रभाव पौधे पर ना पड़े। बचाव के तरीके में हम जैव जीवनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके लगाएंगे तो ये पौध गलन जो रोग है वो नहीं लगेगा। इसी तरह से दूसरा रोग लगता है जिसे हम फूट राट कहते हैं, या जो कॉलर रीजन होता है पपीते का, जहाँ से तना और जड़ का जुड़ाव होता है, उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं। और वह पोर्शन क्या होता है जहाँ पर बार बार गर्मी और अधिक वर्षा होता है या नमी होता है, वहाँ पर पीथियम नामक फफूंद होता है, एक साथ मिलकर जो फूट राट यानी जहाँ से जड़ और तने का जुड़ाव होता है वो सड़ने लगता है। पपीते में तना व जड़ गलन यानी कॉलर रॉट रोग में सर्वप्रथम लक्षण भूमि सतह के पास के पौधे के तने पर जलीय दाग या चकत्ते के रूप में प्रकट होते हैं। अनुकूल मौसम में ये जलीय दाग आकार में बढ़कर तने के चारों ओर फैलने लगते हैं। रोगी पौधे के ऊपर की पत्तियां मुरझा जाती हैं, उनका रंग पीला पड़ जाता है। तने का रोगी स्थान कमजोर पड़ जाने के कारण पूरा पेड़ आधार से ही टूटकर गिर जाता है। नए पौधे भी इस रोग से ग्रस्त होकर मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बगीचों में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। रोगी पौधों को शीघ्र ही जड़ सहित उखाड़ कर जला दें। ऐसा करने से रोग के प्रसार में कमी आती है। तो इस रोग से बचाने के लिए शुरुआत में ध्यान देना होगा कि जहाँ पर हम पौधे को लगा रहे हैं वो गड्ढा यदि बना कर लगा रहे हैं तो उसको हम उपचारित कर लें। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पौधों के आधार से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तनों पर बोड़ो पेस्ट लगा देना चाहिए। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। और यदि नर्सरी उपचारित करके हम उगाए हुए हैं तो ठीक है, नहीं अगर किए हैं तो बिचड़ा को यानी नर्सरी को भी आप उपचारित करके इस तरह से पौधे को लगाएंगे तो जो फूट राट या इस तरह से जो पौधा सड़ कर गिरने वाली बात आती है वह नहीं आएगा। चाहे नर्सरी अवस्था पर लगे या हमारे खेत में लगे या पौधे पर लगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य के ज्यादातर किसान खेती बाड़ी के साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और इनसे अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में कई बार यह पशु परजीवियों का शिकार हो जाते हैं, जो कि पशुओं के शरीर में रहकर इनको कमजोर कर देते हैं और कई घातक बीमारियों को फैलाते हैं। इसीलिए इन परजीवियों के दुधारू पशुओं को बचाना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर राहुल सेहर से। आज किसान भाइयों, हम पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और
जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं, दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं, जो जिनको हम किलिली, गिचुली या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टोपैरासाइट है, ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने को आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने को आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूस कर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, इसकी एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। अगर हम इस जीवन चक्र को बीच में कहीं तोड़ दें, हम मान लीजिए कि हम उसके अंडे खत्म कर दें, तो अंडे खत्म कर दें तो नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे, नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे तो नए पिस्सू फैलेंगे नहीं, दूसरे जानवरों में पिस्सू नहीं लगेंगे। तो ये हमें जो है, कभी भी पिस्सू को मारना है या किसी भी पैरासाइट को जब हमको खत्म करना है, तो हमको उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ किसी केमिकल का ऐसा यूज कर लें जिससे कि वहाँ मक्खी, मच्छर, इन सब के लार्वा और जो कृमि है उनके लार्वा भी खत्म हो जाए। तो किसान भाइयों, जो बाह्य परजीवी हैं, इसके लिए हम देसी नुस्खों में, जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मूसिका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। भीतरी परजीवी हैं, ये वर्षा के मौसम में और स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। और क्योंकि इनके अंडों के सीजने के लिए जो समय है वो, और जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो इस मौसम में इनको मिल जाती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, पीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी पॉन्ड है, जो पानी जहाँ जा रहा है, जहाँ पानी जमा होता है, उसमें हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर लें जिसमें कि जो आपकी घोंच होती है या जो शंख होते हैं, शंख में जो घोंघा रहता है, वो वहाँ पे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उसकी साइकिल के बीच का एक हिस्सा है। तो ऐसे जैसे नीला तोता आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लाल तोता, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों के, हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है, इनकी सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो किसान भाइयों, कब करनी है इसका निश्चित समय यह है कि हमें हर अपने जानवर की पेट की सफाई, अगर वो चरने जाता है तो हर 3 माह में करनी है, और अगर वो चरने नहीं जाता है तो हर 6 माह में करनी है। जो प्राजीक्विंटल है, प्राजीक्विंटल आप दे सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। और बाकी जानवरों में जैसे सबसे कॉमन दवाई एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं आप। और एक्टो एंडोपैरासिटिसाइड यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है, और हमें जानवर की देखभाल उस समय पे थोड़ी ठीक से करनी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है
उसे पूछा है ग्राम संभुआ जिला समस्तीपुर के कृषक गिरधारी किशोर ने। ये भिंडी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रस चूसक कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरधारी किशोर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी हानिकारक कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिसका समय पर प्रबंधन नहीं होने से बहुत नुकसान होता है। और जो किसान भाई समय पर हानिकारक कीटों का नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अच्छी पैदावार मिलती है। रस चूसक कीट, भिंडी की फसल में मोइला, हरा तेला, सफेद मक्खी आदि कीट का प्रकोप हो जाता है, जो फसल की फूल पत्तियों का रस चूस लेते हैं। इनके प्रकोप से पौधों का विकास रुक जाता है, साथ ही पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ जाती हैं। इसके बाद पत्तियों का गिरना शुरू हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव उपज पर पड़ता है। कीट नियंत्रण के उपाय: फसल की बढ़वार के समय नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर यह प्रक्रिया 10 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। यदि इन कीटों का प्रकोप अधिक हो जाए और जैविक दवा से नियंत्रण न हो, तो ऐसी दशा में रासायनिक दवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या एसिटामिप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।